लास्ट लेक्चर है आज पीएनसी का। सबको स्क्रीन और वॉइस आ रही है? देखो एक बार चैट बॉक्स में लिखो। यस सर। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। कितने प्रॉब्लम हो गए थे हमारे? वन 132। ओके, 132 हो गए थे। लास्ट क्वेश्चन एलसीएम वाला था, आरएसटी वाला, है ना? तो प्रॉब्लम 133 देखो, प्रॉब्लम 133। ठीक है, थोड़े अच्छे क्वेश्चन है, मुश्किल भी हैं, तो देखना एक बार। द सेट कैपिटल S is equal to curly bracket 1 2 3 so on to 11 12. So set S contain 12 elements. This is to be partitioned this is to be partitioned into three sets A, B, C of equal size. ठीक है, such that A union B union C is equal to S, मतलब वो ये जो S है उसके बराबर हो जाना चाहिए। Add A intersection B is equal to B intersection C is equal to C intersection A. This should be equal to 5. The number of ways of partition of SR. The number of ways of partition of SR. सर 3 की पावर 12। नहीं, थोड़ा सोचो उसमें क्या लिखा हुआ है, आराम से, जल्दबाजी मत करो। करो भाई, ट्राई करो सब लोग। जेई का ही क्वेश्चन है, जेई मेंस का क्वेश्चन है। हाँ, देखो क्या होगा। अब आपके पास 12 एलिमेंट हैं, उन 12 एलिमेंट को आपको 4 4 4 के ग्रुप में डिवाइड करना है ना। तो अब होना ऐसा चाहिए कि जैसे मान लो एक के पास 1 2 3 5 गया, तो दूसरे के पास 4 7
अलग अलग जाना चाहिए ना, तभी तो उनका इंटरसेक्शन क्या आएगा, 5 आएगा। ठीक है, तो वही करना है अपने को कि 12 एलिमेंट्स को हम क्या करेंगे, 4 डिस्टिंक्ट एलिमेंट है, उनको 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर देंगे जिसका साइज 4 4 4 होगा। अब ये ए के पास जाए, बी के पास जाए, सी के पास जाए, कोई भी ग्रुप किसी के पास भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो बहुत सिंपल हो गया ये, 12 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल इंटू 1/3 फैक्टोरियल, क्योंकि ये ग्रुप साइज सेम है। ठीक है, इंटू 3 फैक्टोरियल, क्योंकि ये आपस में अरेंज भी हो सकते हैं। अरेंज हो सकते हैं ना, जो आपने तीनों ग्रुप बनाए वो एबीसी में आपस में अरेंज हो सकते हैं। क्लियर है? तो ये इसका आंसर है। सिंपल सा ही प्रॉब्लम था, बट आपको सोचना वैसे पड़ेगा ना कि यार देखो 4 4 4 का ग्रुप बनाया, मतलब 12 एलिमेंट 4 4 4 में अगर डिवाइड हुए तो इन सब का यूनियन क्या आएगा, ऐसी तो आएगा, क्योंकि सब अलग अलग एलिमेंट है और 12 ही एलिमेंट है, और इनका इंटरसेक्शन भी क्या आएगा, 5 आएगा। तो इस टाइप का प्रॉब्लम था ये। ये पैकेज में था, असाइनमेंट में भी था ये प्रॉब्लम जो मैं लिख रहा हूँ। इन हाउ मेनी वेज कैन 6 फेसेस ऑफ अ क्यूब be colored with 6 different color? How many ways can 6 faces of a cube be colored with 6 different color? थोड़ा सा सोचो, 1 2 मिनट, फिर मैं बताता हूँ। बताओ भाई क्या कर रहे हो? 6 फैक्टोरियल कैसे आ जाएगा, क्यूब है ना। क्यूब में सारे जो फेसेस हैं वो आइडेंटिकल है ना, वन वे भी नहीं आएगा। देखो, अगर आप सोचते हो 6 फेस हैं क्यूब में, तो कोई भी आप एक फेस ले लो। ठीक है, मान लो उस पर रेड आ गया, 6 डिफरेंट कलर है ना, तो रेड के ऑपोजिट अगर ब्लू आएगा तो वो अलग बात होगी। रेड के ऑपोजिट अगर व्हाइट आएगा तो वो अलग बात होगी। रेड के ऑपोजिट अगर येलो आएगा तो अलग बात होगी ना। दो ऑपोजिट फेसेस पे अगर आप देखोगे तो अलग बात होगी ना। रेड के ऑपोजिट अगर आप ब्लू रखते हो या व्हाइट रखते हो तो ये अलग केसेस बनेंगे आपके। प्रिंस, ये तुमने कैसे लिखा, 6 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल?
नहीं, 4 फैक्टोरियल से डिवाइड कैसे किया? वो तो मैंने तुम्हें बताया कि अगर एक अपवर्ड में आप रेट रखोगे तो नीचे आपके पास चॉइसेस आएंगी। चलो देखो मैं बता रहा हूँ। जैसे मान लो ये क्यूब है हमारे पास, ठीक है। तो अब क्यूब है, तो क्यूब का क्या है, जैसे अगर आप इस सरफेस को 1 मानते हो, इसको 2 मानते हो, तो सेम एज अगर आप ये बैक साइड वाले को देखोगे तो आगे वाला, इसमें कोई फर्क ही नहीं ना, आइडेंटिकल फेसेस हैं सारे। और क्यूब में क्या आगे पीछे भी तो हो सकता है, वो कोई दिक्कत ही नहीं है। मतलब आप वो उसको आप रोटेट कर दोगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कौन सा फेस कौन सा है। मान लो अभी इस पे कोई भी कलर नहीं है, सब फेसेस पे कितने कलर हैं, सब फेसेस पे आपके पास व्हाइट कलर है, तो आप कभी भी फेंकोगे आपको टॉप फेस पे तो एक ही वे दिखेगा ना, टॉप पे तो एक ही, मतलब एक ही सरफेस आएगा हमेशा ऊपर, ठीक है। हाँ, बट अब हमें क्या करना पड़ेगा, ऐसे देखना पड़ेगा। अब आप कोई एक फेस इसका फिक्स करना पड़ेगा आपको। वो कैलकुलेशन के लिए हम ऐसा करते हैं कि कोई एक फेस को फिक्स कर देते हैं। मान लेते हैं टॉप फेस मैंने फिक्स कर दिया, यहाँ पे रेड कलर डाल दिया, ठीक है। तो अभी आप बोलोगे कि सर ये फिक्स करने का मतलब क्या हो गया, रेड की जगह ब्लू भी आ सकता है? ऐसा नहीं है, बस हमने ये फिक्स कर दिया कि इस पे तो रेड करना ही करना है, ठीक है। तो उस पे हमने रेड कर दिया। अब इसके जो ऑपोजिट साइड है ये चेंज हो सकती है। इस पे क्या आ सकता है, मान लो ग्रीन आ सकता है, येलो आ सकता है, ब्लैक आ सकता है, ऑरेंज आ सकता है, ठीक है, ब्लू आ सकता है, ठीक है। तो ये 5 6 टोटल कलर है। तो अब ये कितने हो गए, 5 वेज हो गए ना। तो ये तो 5 वेज बनेंगे ही बनेंगे। रेड ग्रीन कर दो, ग्रीन रेड कर दो, एक ही बात है, ठीक है। इसमें अरेंजमेंट नहीं करेंगे। रेड ग्रीन आना अलग बात है, रेड येलो आना अलग बात है, देखने में समझ आ रहा है। रेड ब्लू आना, रेड ब्लैक आना, रेड ऑरेंज आना अलग बात है। तो 5 वेज तो ये हो गया हमारे पास, इसके कारण 5 आएगा। अब साइमल्टेनियसली मेरे को जो दूसरे 4 फेसेस हैं उनको भी तो कलर करना है। अब मान लो आपने यहाँ पे ग्रीन फिक्स कर दिया, तो आपके बाकी जो 4 सरफेसेस हैं उसमें वाई बी ओ ब्लू, इससे आप करोगे, ठीक है। अगर आप देखोगे, अब ऐसा ऐसा पकड़ो, जैसे इस पॉइंट को पकड़ लो आप, ये वाला पॉइंट आपने फिक्स कर दिया, ये वाला पॉइंट आपने फिक्स कर दिया। तो अब आपको ये एक सर्कुलर अरेंजमेंट लगेगा, जिसके 4 फेसेस हैं वो सर्कुलर अरेंजमेंट फॉलो कर रहे हैं। जैसे मान लो ऐसा है, ये ऐसा हो गया ना हमारे पास, ये ऐसा ऐसा है, ये वाली साइड है, ये वाली साइड है। यहाँ पे आपने येलो भर दिया, यहाँ पे ब्लू भर दिया, यहाँ पे ब्लैक भर दिया, यहाँ ऑरेंज भर दिया, यहाँ ब्लू भर दिया, ठीक है। अब मान लो यहाँ येलो ब्लैक ऑरेंज ब्लू, तो ये दोनों सेम ही तो अरेंजमेंट है, अलग थोड़ी होगा। ये टॉप पे रेड है, नीचे आपका ग्रीन है, और अगर आप इसको देखोगे तो आपको ये सेम अरेंजमेंट दिखेगा, क्योंकि सर्कुलर पर रोटेट तो हो रहा है। समझ गए ना, कोई इनिशियल कोई फाइनल नहीं है, तो उसके कारण इसमें क्या आएगा, 4 कलर है इन अ सर्कुलर परमुटेशन, 3 फैक्टोरियल देगा। तो 5 इंटू 3 फैक्टोरियल, 30 वेज हमारे पास आ जाएंगे। 30 इज द आंसर। अब बताओ ये क्लियर हुआ कि दोबारा से बताऊं? चैट बॉक्स में लिखो। Sir, your voice is not coming. ओके ओके, अभी क्लियर हो गया, ये क्लियर हो गया आप लोगों को?
ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास प्रॉब्लम 135। लेट कैपिटल S इज इक्वल टू 1 2 3 4। ठीक है, एक सेट है जिसमें 4 एलिमेंट है। द टोटल नंबर ऑफ अनऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ डिसजॉइंट सबसेट्स ऑफ अनऑर्डर्ड का मतलब बताना पड़ेगा आपको, डिसजॉइंट का मतलब बताना पड़ेगा। सबसेट्स ऑफ S इज इक्वल टू, ठीक है। तो मान लो एक सेट है जिसमें 4 एलिमेंट हैं, तो आपको अनऑर्डर्ड पेयर ऑफ डिसजॉइंट सबसेट निकालना है। ये जी एडवांस का क्वेश्चन है, अब समझते हैं इसका क्या मतलब है। तो मान लो एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं कि एक सेट है जिसमें 2 एलिमेंट हैं A और B, ठीक है। डिसजॉइंट का मतलब होता है टू सेट्स आर सेड टू बी डिसजॉइंट, टू सेट्स और मोर आर सेड टू बी डिसजॉइंट, आर डिसजॉइंट सेट्स इफ A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू 5, ठीक है। Sets A and B are disjoint sets if A intersection B is equal to 5, मतलब उन दोनों के बीच में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं होना चाहिए। तो ये डेफिनेशन किसकी हो गई, डिसजॉइंट सेट की डेफिनेशन हो गई। अच्छा, अब अनऑर्डर्ड पेयर का क्या मतलब है? ऑर्डर्ड पेयर का मतलब होता है कि जैसे मान लो एक सेट में A एलिमेंट है और दूसरे सेट में B एलिमेंट है, और एक सेट में B एलिमेंट है और दूसरे सेट में A एलिमेंट है, तो ये आपके ऑर्डर्ड पेयर है। ए बी और बी बन गया ना, तो ये आपका क्या बनेगा, ऑर्डर्ड पेयर। अनऑर्डर्ड पेयर का मतलब है कि आप इन दोनों को एक ही मानोगे, दिस विल बी वन ओनली। अनऑर्डर्ड पेयर कहने का मतलब है हम सेट्स के बीच में एलिमेंट्स के अरेंजमेंट नहीं लेंगे। स्क्रीन लैगिंग, ओके वेट। अब देखो स्क्रीन अच्छे से आ रहा है, वॉइस अच्छे से आ रहा है, मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ फिर। अभी पहले ये बताओ, स्क्रीन आ रहा है अच्छे से और वॉइस आ रही है अच्छे से? Yes, sir. ओके, yes sir. देखो लेट S इज इक्वल टू करली ब्रैकेट 1 2 3 4। मान लो इसका क्या मतलब हुआ कि एक सेट में हमारे पास 4 एलिमेंट है। टोटल नंबर ऑफ अनऑर्डर्ड पेयर ऑफ डिसजॉइंट सबसेट्स ऑफ S, इसका क्या मतलब हो गया, मैं वो आपको मतलब बता रहा हूँ। डिसजॉइंट का मतलब है कि दो सेट्स को हम डिसजॉइंट बोलेंगे अगर उनका इंटरसेक्शन क्या हो गया 5। दो सेट्स को हम डिसजॉइंट बोलेंगे अगर उनका इंटरसेक्शन होगा 5, ठीक है। और अनऑर्डर्ड पेयर कहने का क्या मतलब है कि भाई मान लो ए एलिमेंट है और बी में बी एलिमेंट है, और ए में बी आ जाए बी में ए आ जाए, तो इन दोनों को आपको एक मानना है। ऑर्डर्ड पेयर में इसको दो मानते हैं। अनऑर्डर्ड पेयर कहने का मतलब है कि ग्रुप्स के बीच में शफलिंग नहीं करनी है आपको, तो बेसिकली एक तरीके से डिवीजन करना है, दो सेट्स में डिवाइड करना है ताकि वो डिसजॉइंट रहे। तो क्वेश्चन ऐसा है, ठीक है। तो मैंने मान लिया कि मेरे पास एक सेट है ए और बी, तो अब इससे वो रिलेशन निकालने की कोशिश करेंगे कि पी आ जाए, मतलब मेरे को क्या चाहिए, पी इंटरसेक्शन क्यू 5 चाहिए। तो पी आ जाए, क्यू आ जाए, और हमारे पास यहाँ पे एक रिजेक्शन वाला बॉक्स ले लेते हैं। दोनों वाला तो लेंगे नहीं, क्योंकि दोनों में अगर आ गया तो इंटरसेक्शन हो जाएगा। तो अब ए के पास कितने ऑप्शन है, 3 ऑप्शन है ना, कल भी जैसे हम कर रहे थे सी से रिलेटेड क्वेश्चन। बी के पास भी कितने ऑप्शन है, 3 ऑप्शन है, तो टोटल 9 ऑप्शंस बनेंगे 3 की पावर 2। तो अब वो देखते हैं कि कैसे बनेंगे। मान लो इसमें ए गया, इसके पास ए आया, इसके पास कोई भी नहीं आया और रिजेक्शन में बी चला गया, इसके पास 0 आया, इसमें ए गया, यहाँ पे बी आ गया। 9 लिख रहा हूँ पहले मैं, जो भी 9 बनेंगे अपने पास, ठीक है। फिर उसमें हम ऑर्डर्ड पेयर देखेंगे, अनऑर्डर्ड पेयर देखेंगे, ऐसे करेंगे। तो A0B 0AB, फिर हमारे पास आ गया से B0A 0BA, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आएगा 0 0AB, ठीक है, दोनों में 0 0 गया और AB रिजेक्ट हो गया। फिर हमारे पास आएगा AB 0 0, पहले में AB आ गया, ठीक है।
is 0 a b 0, जीरो ए बी आ गया। फिर अब ए और बी आ जाएंगे यहाँ पे, ए बी 0 बी ए 0, एक एक आ गया ना। पहले मैंने डाला 1 0 1 0 करके डाले, फिर 2 0 करके डाले, फिर 1 1 डाल दिया। तो रोल देखो 9 बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब आपको समझ आ रहा है कि जब हम 3 की पार्ट 2 करते हैं तो उसका क्या मतलब होता है कि जब मैं बोलता हूँ ना ए 3 सेट में जा सकता है, तो इसका मतलब पी में भी जा सकता है, क्यू में भी जा सकता है, रिजेक्शन में भी जा सकता है। सिमिलरली बी भी पी में भी जा सकता है, क्यू में भी जा सकता है, रिजेक्शन में भी जा सकता है। मल्टीप्लाई करते हो तो सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन आ जाते हैं। तो अब ये वाला केस क्या हुआ, ए 0 बी, इन दोनों का पी और क्यू का इंटरसेक्शन क्या आएगा, 5। इसमें पी और क्यू का इंटरसेक्शन 5, इसमें 5, सब जगह पी और क्यू का इंटरसेक्शन क्या आ रहा है हमारे पास, 5 आ रहा है। देख लो आप ध्यान से। बट हो क्या रहा है, अगर आप देखें, ऑब्जर्व करें, टोटल 3 की पार्ट 2 तो बन गया। अब उसमें ये दोनों केस आपके सेम है, ये दोनों केस आपके सेम है, ठीक है, ये दोनों केस आपके सेम है और ये दोनों केस आपके सेम है। बस एक केस ऐसा होगा जो कि डिस्टिंक्ट पड़ा रहेगा, उसका ऑर्डर्ड ग्रुप नहीं बनेगा, उसका ऑर्डर्ड पेयर वाला ग्रुप नहीं बनेगा, कहने का मतलब है। ये किसी का माइक ऑन है बेटा, अमरिंदर सिंह। ठीक है, तो ये समझ आया आप लोग को जो मैं बता रहा हूँ कि वो 9 वेज हुए, बट 9 वेज में क्या है, 9 वेज में तो ऑर्डर्ड पेयर भी हैं, हमें क्या चाहिए, अनऑर्डर्ड पेयर चाहिए। तो वो कैसे निकलेगा, अगर दो की बात करें तो 3 की पार्ट 2 +1 डिवाइडेड बाय 2 करना पड़ेगा। +1 क्यों किया, अब ये तो दो पेयर हैं, ये भी दो पेयर हैं, ये भी दो पेयर हैं, ये भी दो पेयर है, तो इसका भी एक पेयर और एक्स्ट्रा मान लो कि भाई 0 0, ये भी एक और पेयर है। फिर डिवाइड बाय 2 कर दोगे तो आपके पास टोटल कितने वेज आएंगे, 5 आ जाएंगे। अब 4 के केस में भी समझ आ रहा है। अब क्या 4 एलिमेंट है देखो, 1 2 3 4, ठीक है। अब 4 एलिमेंट्स किस किस में जा सकते हैं, या तो पी में जाएंगे, या क्यू में जाएंगे, या रिजेक्ट हो जाएंगे। तो सबके पास 3 वेज हैं, तो आंसर आएगा 3 की पावर 4 +1, क्योंकि एक केस ऐसा आएगा जिसमें सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो ये आ जाएगा 82/2, सो 41 इज द आंसर। अब देखो भाई, किसी को कुछ नहीं समझ आया तो बताओ, तो इस प्रॉब्लम का आंसर 41 है। देखो एक बार, कोई भी कंफ्यूजन है तो बताइए मुझे। किसी को कोई भी कंफ्यूजन तो बताइए, नेक्स्ट पढ़ रहे हैं। देखो बहुत बच्चों को तो ये समझ कम आ रहा होगा, क्योंकि जो जैसी पढ़ाई करता है उसके हिसाब से उसको समझ आता है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको समझ आ जाए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। जिसको नहीं समझ आएगा वो इसको रीड करना नोट्स के साथ, और रिकॉर्डिंग वॉच कर सकता है दोबारा से। प्रॉब्लम 136 पे आते हैं। इन हाउ मेनी वेज 5 distinct balls are to be distributed in 3 identical boxes such that
every box can contain any number of balls. देखो इस टाइप के प्रॉब्लम आपने पहले क्यों है, बट उसमें क्या होता था, डिस्टिंक्ट होता था। यहाँ पे डिस्टिंक्ट है और यहाँ पे आइडेंटिकल है। तो 5 डिस्टिंक्ट बॉल्स को 3 आइडेंटिकल बॉक्सेस में डालना है, जबकि सब अलाउड है। 0 भी आ सकते हैं, ठीक है, 0 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, एंड सो ऑन। अभी इस क्वेश्चन को करो बेटा सब लोग, बताओ इसका आंसर क्या आएगा। इसका आंसर 0 से 100 के बीच में है। खुला हुआ है, वो ले गया नीचे, ले गया, वो नीचे ले गया, धर्मेश ले गया था। 21. 21 is not right. आएगा किसी का आंसर? नहीं, अभी तक किसी का भी आंसर सही नहीं है। देखो अब क्या मैटर करेगा, अब मैं आपको हिंट बताता हूँ। इसका मैटर ये करेगा कि जब आप डिस्टिंक्ट बॉल्स को आइडेंटिकल बॉक्सेस में डाल रहे हो, ठीक है, तो डिवीजन डिवीजन होगा, बस डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा। समझ गए ना? तो जो आप ग्रुप्स बनाओगे उसको बस डिवाइड करना है, क्योंकि बॉक्स अब डिवाइड करके आप उसको अरेंज करोगे तो फर्क ही नहीं पड़ेगा ना, क्योंकि बॉक्सेस तो आइडेंटिकल है। अब 3 बॉक्सेस बाहर से सेम दिख रहे हैं, तो क्या मैटर करेगा कि भाई एक बॉक्स के अंदर कितनी बॉल जा रही है, ये मैटर करेगा। ना कि ये मैटर करेगा, ये मैटर करेगा ना कि भाई किस मतलब नंबर मैटर करेगा कि भाई इस डब्बे में ये वाली बॉल गई। अब क्योंकि बॉल डिफरेंट है तो वो डिस्ट्रीब्यूशन तो लगेगा ही, बट उसका मतलब ऐसा नहीं होगा। डिस्ट्रीब्यूशन करने का मतलब जैसे मैंने मान लो 5 को डिवाइड कर दिया 1 2 2 में, तो 5 को मैंने डिवाइड किया 1 2 2 में। अब 1 2 2 को अरेंज करने की मेरे को जरूरत नहीं है, क्योंकि 1 2 2 जो है वो 3 आइडेंटिकल बॉक्सेस में गए हैं, तो 1 2 2 को अरेंज करने की जरूरत नहीं है। तो आपको केसेस बनाने पड़ेंगे, उससे आपका आंसर आएगा। नहीं, अभी तक सही नहीं है किसी का भी। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया, इसमें क्या होगा, ओनली ग्रुपिंग विल मैटर। 26. नहीं बेटा, ओनली ग्रुपिंग मैटर्स। अब देखना, तो पहला केस तो बनेगा कि मैंने 5 को डिवाइड कर दिया 500 में। इसको 500 वाला जो ग्रुप है इसको अरेंज नहीं करना है, बस ये ध्यान रखना है। तो ये टर्म बनेगी हमारी 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल, ठीक है, यही बनेगा। अब जैसे आपको बताया था कि जब 0 फैक्टोरियल आते हैं तो 1/2 फैक्टोरियल हम नहीं करते उस केस में। समझ गए ना? क्योंकि 0 में कुछ अरेंजमेंट बनेगा नहीं, वो तो 500 ही जा रहा है, तो इसका बस एक ही अरेंजमेंट है 500, क्योंकि आइडेंटिकल बॉक्सेस हैं। 5 ऐसा नहीं लिखना है 050 005, तो इसमें बस आएगा 5 फैक्टोरियल बाय 5 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल, तो वन वे, दिस इज ओनली वन वे।
तो डिवीजन ऑफ 5 into 500 इज ओनली 1। सेकेंड हमारे पास आ गया 410, तो इसका क्या आ जाएगा 5 फैक्टोरियल बाय, आप समझ रहे हो ना, ये मैं ऐसे लिख रहा हूँ, वो मैं बना नहीं रहा हूँ डायग्राम। 5 का मैंने किया 410 में डिवीजन, तो ये वाली हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी 5 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल, तो ये 5 वेज आ जाएंगे। थर्ड का 320 हो जाएगा 5 320, तो 5 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल, ये टर्म आ जाएगी। दिस विल बी 10 वेज। फोर्थ 221, 5 को हमने डिवाइड कर दिया 221 में, तो यहाँ तो क्या आएगा 5 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल इंटू 1/2 फैक्टोरियल और आएगा, क्योंकि 2 तो फाइनाइट साइज है, ठीक है। फिफ्थ में आ गया हमारे पास 113, ग्रुप देख रहे हो आप, 500, फिर एक बढ़ाया 410 कर दिया, ठीक है। और डिस्ट्रीब्यूट तो करना नहीं, डिवाइड ही करना है 320। अब आप समझ रहे हैं, जैसे 3 आइडेंटिकल बॉक्सेस हैं, तो हम 3 फैक्टोरियल क्यों नहीं कर रहे, 410 करूं 401 करूं, एक ही बात है, क्योंकि बॉक्सेस तो एक जैसे ही है ना, सेम ही तो बॉक्सेस हैं, कहीं भी पड़े हो लोकेशन का फर्क थोड़ी पड़ रहा है, ठीक है। 113 के केस में क्या होगा 5 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल इंटू 1/2 फैक्टोरियल, ये इसका आ गया। आगे बढ़ते हैं, और क्या बन सकता है 221100 हो गया ऑलरेडी, है ना, तो इसको ऐड कर लेते हैं, तो देखते हैं क्या आंसर आ रहा है। ये हो गया 1 वे, ये 5 10, ये देखो ये आ रहा है 120 डिवाइडेड बाय 8, ये 15 वेज आ गया। तो ये आ रहा है 120 डिवाइडेड बाय 12, 6 to the 12, तो ये 10 वेज आ रहा है। हमारा आंसर हो गया 25 35 40 41, सो 41 इज द आंसर। तो ये आपको केसेस बनाने हैं। इसको आप x1 प्लस x2 प्लस x3 इजिकल टू 5 से नहीं कर पाओगे, क्योंकि उसमें क्या होता है ना, वो आइडेंटिकल चीजों का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। फिर डिस्टिंक्ट का डिस्टिंक्ट में करना है, तो उससे बस आप ये है कि ये निकाल सकते हो कि केसेस क्या बनेंगे, बट नंबर ऑफ वेज निकालना मुश्किल हो जाएगा ना, मतलब ये आपको क्या सोल्यूशन दे देगा, ये बता देगा 500 410 320 ऐसे बता देगा। और दिक्कत उसमें एक चीज ये भी आती है कि 500 अगर वो इसका इंटीग्रल सोल्यूशन बताएगा 500, तो आपको 050 भी बताएगा 005 भी बताएगा, वो 3 सोल्यूशन बताएगा ना, जो आप इक्वेशन लिख रहे हो उनके इसके 3 सोल्यूशन बता देगा 500 के, तो इसीलिए वो गड़बड़ होगी। तो ये आपको सीखना पड़ेगा, जैसे आप जब पार्टीशन थ्योरी पूरी पढ़ोगे ना, 3-4 बार उसको रिवाइज करोगे, तब आपको समझ आएगा। एक बारी में तो किसी को समझ नहीं आने वाला, आप उसको 2-3 बार पढ़ो, तब आपको समझ आएगा कि वो ऐसे बताया गया कि एक पर्टिकुलर सेट ऑफ क्वेश्चंस के लिए पर्टिकुलर चीज ही लगाओ, उसमें अगर आप दूसरी चीजें मिक्सअप करोगे ना, तो कंफ्यूजन बहुत हो जाता है, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। प्रॉब्लम 137, सेम ये भी कुछ उस टाइप का ही प्रॉब्लम है। 5 बॉल्स, अब बैठ के अभी इस पे आप दिमाग लगाओ इस क्वेश्चन के ऊपर कि किस तरीके से करना है, ताकि आप थोड़ा सही सोच पाओ। 5 balls आर टू बी पुट इनटू 3 boxes, each can hold all 5 balls, so that no box remains empty। इसका मतलब हो गया एम्प्टी बॉक्स आर नॉट अलाउड, ठीक है। तो कम से कम हर डब्बे में एक तो जाना ही चाहिए, तो नो बॉक्स रिमेन्स एम्प्टी। 5 balls को 3 boxes में डालना है, ये पार्ट। नंबर ऑफ वेज इफ balls are different
boxes are identical. Number of ways if balls are different but boxes are identical. इसका ये पार्ट है. B part, number of ways if balls and boxes are identical. Number of ways if balls and boxes are identical. But boxes are kept in a row. ठीक है, अब करो एक एक करके. 5 बॉल्स हैं, 3 बॉक्सेस हैं, तो वो अब केसेस बना दिए उसने कि भाई बॉल्स डिफरेंट हैं, बॉक्सेस आइडेंटिकल हैं, बॉल्स आइडेंटिकल हैं, बॉक्सेस आइडेंटिकल हैं, ऐसे करके. डिस्टिंक्ट डिस्टिंक्ट वाला तो आपको पता ही है. डिस्टिंक्ट डिस्टिंक्ट वाला तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं ना. वो डिस्ट्रीब्यूशन है 150 वेज आते हैं उसके, वो क्लास कॉपी में ऑलरेडी क्वेश्चन है. ए का 183 नहीं हो सकता ना. 183 तो वैसे ही नहीं हो सकता. 150 तो हाईएस्ट होता है जब दोनों ही डिस्टिंक्ट होते हैं, उससे तो कम ही आएगा ना. ट्वेंटी फाइव इज द राइट आंसर इसका ना. ए पार्ट का आंसर 25 है. नंबर ऑफ वेज बॉल्स आर डिफरेंट बट बॉक्सेस आर आइडेंटिकल. इसमें क्या मैटर करेगा, अभी तो बताया था आपको. एम्प्टी बॉक्सेस अलाउड नहीं है. इसमें क्या मैटर करेगा, डिवीजन मैटर करेगा. तो इसमें ध्यान रखो ना, बॉल्स डिफरेंट है, बॉक्सेस आइडेंटिकल है, तो डिवीजन मैटर करेगा. डिवीजन मैटर्स, अभी तो बताया था सेम ही. तो अब 5 को डिवाइड करना है. अब 0 आप गिर ही नहीं सकते. आपको क्या गिरना पड़ेगा, कम से कम 1 1 1 1 3 हो सकता है. ठीक है, 1 2 2 हो सकता है. 2 अगर आप लेते हो 2 3 0 वो हो नहीं सकता क्योंकि एम्प्टी बॉक्सेस आर नॉट अलाउड. ठीक है, और 2 3 0 नहीं हो सकता. 2 1 2 ऑलरेडी हो चुका है. बस यही दो केसेस बनेंगे हमारे पास. तो अब डिवीजन कर लो. 5 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल इनटू 1/2 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल. ठीक है, तो ये हो गया 120 बाय 12. तो ये 10 आ गया. जैसे 120 बाय 8 ये 15 आ गया. तो टोटल वेज कितने देंगे, 25 वेज. ठीक है, 5 बॉल्स को 3 ग्रुप में 3 बॉक्सेस में डालना था. तो ओनली अगर बॉक्सेस आइडेंटिकल हैं तो ओनली ग्रुपिंग मैटर्स. बॉल्स एंड बॉक्सेस बोथ आर आइडेंटिकल. इसका क्या आएगा, अब अगर सभी आइडेंटिकल हैं तो उसमें तो बस क्या करेगा, ग्रुप मैटर करेगा. कितने ग्रुप बन रहे हैं, तो 2 ही ग्रुप बनेंगे इसमें. एक बनेगा 1 1 3 और एक बनेगा 2 2 1. सो देयर आर ओनली 2 वेज. एकदम सही, उमंग ने सही बताया एकदम. दीदी का भी ठीक है. 1 1 3 2 2 1. देखो एक बार.
समझ आ गया? ठीक है, अब ये वाला करो, नंबर ऑफ वेज इफ balls and boxes are identical but boxes are kept in a row. अच्छा, अब जब boxes kept in a row करेंगे हम, तो उसमें क्या हो जाएगा ना, वो boxes अगर रो में रखे हुए हैं, अब देखो जैसे मान लो ये boxes, अब इसमें आ गया 1 1 3 आ गया, और 1 3 1 आ गया, तो और 3 1 1, ये आपके अलग कंसीडर होने लग जाएंगे। 1 1 3 1 3 1 3 1 1, समझ लो, ये आपके अलग कंसीडर, ये जो तीन अरेंजमेंट है तो अलग अलग देखेंगे ना, क्योंकि अब आपने क्या किया, बॉक्सेस को मतलब एक रो में रख दिया है। तो पहले वाले डब्बे में एक बॉल है, दूसरे वाले डब्बे में एक बॉल है, तीसरे वाले में 3 बॉल्स हैं, पहले में एक है, दूसरे में 3 है, तीसरे में एक है, तो ये आपके अब सेम लगेंगे। तो इसलिए अब क्या वेज हो गए इसके हमारे, तो हमारे पास तो दो थे, एक था 1 1 3 का ग्रुप, तो दिस कैन बी अरेंज्ड इन 3 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल विच इज 3 वेज। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है 2 2 1, तो इसके कितने वेज हो जाएंगे, 3 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल, दिस इज आल्सो 3 वेज। ठीक है, तो टोटल हमारे पास कितने वेज हो जाएंगे, 6 वेज। तो अगर वो कह रहा है कि बॉक्सेस आर केप्ट इन अ रो, अगर उसने ये बोल दिया कि बॉक्सेस आर केप्ट इन अ रो, तो दे कैन बी, दे कहने का मतलब बॉक्सेस बॉक्सेस कैन बी अरेंज्ड। ठीक है, सो बॉक्सेस कैन बी अरेंज्ड। ठीक है, आ गया, समझ आ गया सब लोगों को? तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारे पास, प्रॉब्लम 138। if 9 balls are to be if 9 balls are to be distributed in 3 boxes, then find the number of ways of distribution if balls and boxes are distinct. B, balls are identical. And boxes are distinct. C, boxes and balls both are. अब ये सोचो इसके ऊपर, ये मतलब वही मैं आपको केस बता रहा हूँ जिसमें आइडेंटिकल डिफरेंट ऐसे वाले, boxes and balls both are identical. यहाँ पे एम्प्टी बॉक्सेस आर अलाउड है, इससे पहले वाले में एम्प्टी बॉक्सेस अलाउड नहीं थे, यहाँ पे एम्प्टी बॉक्सेस आर अलाउड। ठीक है, सिंपल है, करो, ट्राई करो एक बार। आंसर बताओ जल्दी से, फर्स्ट का 3 raised to the power 9 इज द राइट आंसर। हाँ,
क्योंकि डिस्टिंक्ट है, कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो पहली बॉल के पास क्या है, 3 ऑप्शन है, दूसरी के पास भी 3 ऑप्शन है, थर्ड के पास भी 3, ऐसे करते करते तो पहले ए पार्ट का आंसर आएगा 3⁹9। बताओ भाई, बी पार्ट का आंसर नहीं, 11C2, 11C2 इज द राइट आंसर। हाँ, देखो जब बॉल्स आइडेंटिकल हैं तो वो ऐसा हो गया ना कि कैंडी प्रॉब्लम हो गया ना, वो तो 10 कैंडी को 3 बॉक्सेस में डालो और बॉक्सेस आपके डिस्टिंक्ट हैं, है ना, क्योंकि बॉक्सेस डिस्टिंक्ट कैसे होंगे, तो आप ऐसे लिखोगे ना x1 प्लस x2 प्लस x3, 3 बॉक्सेस हैं इज इक्वल टू 9। तो अब बॉक्सेस डिस्टिंक्ट तो अपने आप हो जाएंगे, क्योंकि अगर मान लो आप ऐसा लिखते हो 3 4 2 लिखते हो, तो 3 to 4 भी इधर, ये भी अरेंजमेंट कंसिडर होगा, इसमें ऑटोमेटिकली आ जाएगा वो तो सोल्यूशन में। ठीक है, बस बॉल्स क्या होनी चाहिए, आइडेंटिकल होनी चाहिए, तभी आप ये मल्टीनोमियल लगा पाओगे। अब कंडीशन क्या आएगी, एक्स आई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, उसका रिजल्ट क्या आएगा, 9 + 3 - 1 C3 - 1। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 11C2। क्योंकि बॉल्स आइडेंटिकल हैं तो उनमें अरेंजमेंट नहीं आएगा, ये ध्यान रखना है। इसको वो नहीं करना है कि 9 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो 11C2 इज द आंसर ऑफ बी पार्ट। सर सी पार्ट पे आ जाओ। सी पार्ट का आंसर 12 आएगा। अंकित आपने कैसे निकाला 12? ट्वेल्व आएगा बेटा, 12। अंकित आप बताओ कैसे निकाला आपने? हाँ, केस बना लो। तो इसमें ऐसा है कि जो सी पार्ट है, इसमें अब हमें क्या करना है, बॉल्स और बॉक्सेस आइडेंटिकल हैं, तो बस मैटर करेगा नंबर, कि जैसे 1 1 7 बना रहे हो या 2 2 5 बना रहे हो, ऐसे करके तो हमें केसेस ही बनाने पड़ेंगे। ठीक है, इसको मल्टीनोमियल से भी कर सकते हैं। तो हम ऐसा अभी केसेस बनाते हैं, जहाँ पे रिक्वायर्ड होगा वहां पे करेंगे। तो बोथ आर आइडेंटिकल, बॉल्स बॉल्स एंड बॉक्सेस
बोथ आर आइडेंटिकल। ठीक है जी, देखते हैं। तो अब हमारे पास कितने 9 है, तो जैसे पहला केस बना लेते हैं कि सारे सेम हो, ऑल सेम। इसमें आ जाएगा 3,3,3। ठीक है, एक ही केस बनेगा, 9 बॉल्स है हमारे पास। सेकेंड, 2 सेम 1 डिफरेंट। 2 सेम 1 डिफरेंट में क्या आएगा, जैसे ऐसे आएगा ना, x प्लस जेड इज इक्वल टू 9, ये सोल्यूशन आएंगे इसके। तो x को 0 ले लेते हैं तो z 9 आएगा, तो ये बनेगा आपके 0, 0, 9। x को 1 ले लोगे तो 1, 1, 7। 2 ले लोगे तो 2, 2, 5। 3 ले लोगे तो वो ऑलरेडी हो चुका है। 3 पे 3, 3 आएगा ना, 4, 4, 1। बस ये 4 केसेस यहाँ पे बनेंगे। थर्ड केस बनेगा तीनों के तीनों डिफरेंट। ठीक है, तीनों के तीनों डिफरेंट बनाने हैं अब हमें, तो एक काम करते हैं, पहले 1, 2 से स्टार्ट करते हैं। 1, 2 कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, आप इसको मल्टीनॉमिनल से भी कर सकते हो, बट उसमें ऐसा लिखना पड़ेगा x+y+z इज इक्वल टू 9, वेयर x इज ग्रेटर देन y ग्रेटर देन z, तो उसको सॉल्व करना पड़ेगा। इसलिए बेटर है हम ये सॉल्व कर लेते हैं। तो 1, 2, 6 आ गया, फिर आ जाएगा 1, 3, 4 और 5। ठीक है, 1, 4, 4 आएगा एक पॉसिबिलिटी, बट हमें क्या चाहिए, तीनों डिफरेंट चाहिए ना। 1, 4, 4 तो हम ऑलरेडी ले चुके हैं, उसमें मतलब अरेंजमेंट मैटर नहीं कर रहा है, क्योंकि बॉक्सेस भी आइडेंटिकल हैं, ऑब्जेक्ट्स भी आइडेंटिकल हैं। तो 1, 4 तो हो चुका है, फिर 1, 5 के साथ 3 आ जाएगा। 1, 6 ऑलरेडी हम ले चुके हैं, तो इसके कारण तो 2 बन गए ये वाले। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं 2 पे। 2, 1 नहीं लेना है अब, क्योंकि 2, 1 आप ले ही चुके हो, तो 2, 3 लेके चलो। 2, 3, 4 हो गया। ठीक है, और 2, 4, 3 आ जाएगा। 2, 5, 2 वो हमें लेना नहीं, वो हम ऑलरेडी पहले ले चुके हैं, सबके सब डिस्टिंक्ट चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। सम कितना बनाना है, याद रखना 9 बनाना है सम, मतलब 9 चीजों को हम डिवाइड कर रहे हैं 2, 3, 4 में। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा 3, और 2 तो लेना नहीं। 3, 3, 3 हो चुका है। 3, 4, 2, 3, 4, 2 भी हो चुका है ऑलरेडी। ठीक है, और 3, 5, 1 भी हो चुका है ऑलरेडी। ठीक है, तो ये तो क्लियर हो गया, इससे कुछ नहीं मिल रहा। फिर 4 पे आ जाते हैं। अच्छा, इसमें जीरो वाले केस नहीं लिया ना हमने, तीनों डिफरेंट। एम्प्टी बोला हुआ है ना, एम्प्टी आर अलाउड। हाँ, एम्प्टी आर अलाउड है, तो जीरो वाले केसेस भी आएंगे इसमें ना। तो चलो ले लेते हैं इसके बाद। यहाँ से लिख लेता हूँ मैं, 0, तीनों डिफरेंट लेने हैं। 0, 1 और 8, 9 बनाना है ना, क्योंकि 0, 2 और 7, 0, 3 और 6, 0, 4 और 5। बस, तो 4 केसेस ये बन गए। अच्छा, अब यहाँ पे जैसे मैं बना रहा था, 2, 4 हो गया। 2, 5 बनाऊंगा तो 1 बनाऊंगा ना साथ में, तो 2, 5, 1। 2, 5, 2 बनाऊंगा ना। अच्छा, 9 बनाना है। 2, 5, 2 वो तो ऑलरेडी बना हुआ है, फिर ठीक है, वो हटाओ। अब नेक्स्ट आते हैं 3 पे। तो 3 के साथ क्या बनेगा, 3, 1 तो नहीं बनेगा, 3, 2 भी नहीं बनेगा। 3, 3 बन चुके ऑलरेडी। 3, 4 देखते हैं। 3, 4, 2 वो ऑलरेडी बन चुका है। 2, 3, 4। ठीक है, 3 के साथ आ गया। 3, 4 भी आ चुका है। 3, 5 भी आ चुका है। 3, 6 भी आ चुका है। 4 के साथ 4, 5 आ चुका है। 4, 6 बनेगा नहीं बात। उसके बाद इसका मतलब चेक करने की जरूरत ही नहीं है। 4, 6 पे 10 हो जाएगा ना, तो हमारे पास कितने आएंगे, 4 और 3, 7, 7 वेज ही हो गए। तो इन सबका टोटल आ जाएगा 7, 4, 11, 1, 12। टोटल इसके 12 वेज आ जाएंगे। देखो भाई, समझ आया कि नहीं समझ आया, ऑल क्लियर कर दो एक बार। सबको समझ आ गया तो ऑल क्लियर करो एक बार, नहीं तो मैं दोबारा बताता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, वो भी इसी टाइप का है, प्रॉब्लम 139। Distribute 4 distinct objects
and 2 persons. So that each gets at least one object and arrangement is not important. ठीक है, हमें 4 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स को 2 लोगों में बांटना है सच दैट ईच गेट एटलीस्ट वन ऑब्जेक्ट, मतलब हर किसी वजह के एक आना चाहिए, ठीक है, एंड अरेंजमेंट इज नॉट इम्पोर्टेंट, मतलब अरेंजमेंट नहीं चाहिए हमें। करो आंसर बताओ इसका। इसमें लिखा हुआ है 4 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट हैं, उनको 2 लोगों में बांटना है, मतलब ऑब्जेक्ट भी डिस्टिंक्ट है, बॉक्सेस भी डिफरेंट है, सच दैट ईच गेट एटलीस्ट वन ऑब्जेक्ट एंड अरेंजमेंट इज नॉट इम्पोर्टेंट, मतलब ऑब्जेक्ट्स का अरेंजमेंट इंपॉर्टेंट नहीं है। Ten is not the right answer. 2 is also not right. अबे केसेस बना के ये भी तो देखना है, अब डिस्टिंक्ट है ना यहाँ, तो तुम कैसे यार, तुम आइडेंटिकल माने जा रहे हो, डिस्टिंक्ट है। एट्टी। It is not right. हाँ 14 इज द राइट आंसर। देखो आप इसमें ऑन टू लगा लो ना, मेरे को समझ नहीं आ रहा आप कैसे भूल जाते हो, तो आप ऑन टू लगा लो, आपके 4 ऑब्जेक्ट हैं, O1 O2 O3 O4, ठीक है, अगर 2 बॉक्सेस हैं, 2 पर्सन हैं, तो क्या करोगे, पहले के पास कितने ऑप्शन है, 2 की पावर 4 माइनस, फिर हम क्या करते थे, एक डब्बे को खाली करते थे, 2C 1 into 1 की पावर 4 प्लस 2C 2 into 0 की पावर 4, ऐसा फॉर्मूला लिखवा तो रखा है आपको, तो 16 माइनस 2 कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। ये तो हो गया इसका मेथड 1, ठीक है। मेथड 2 देखते हैं, आपको कोई भी डब्बे को खाली नहीं रखना है ना, तो मान लो अपने यहाँ 4 एलिमेंट हैं ABCD, तो एक ग्रुप का डिवीजन आएगा 1 और 3 का, ठीक है, और एक ग्रुप का डिवीजन आएगा 2 और 2 का, ठीक है, 2 और 2 का, और 1 और 3 में अब कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होगा, मान लो ABCD है, तो इधर एक बार A आएगा, एक बार B आएगा, एक बार C आएगा, एक बार D आएगा, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, BCD CDA ABD और ABC, ठीक है। तो अब इसको अगर मैं लिखता हूँ, मैंने इसमें क्या बोला हुआ है कि अरेंजमेंट इज नॉट इम्पोर्टेंट, मेरे को अरेंजमेंट नहीं चाहिए, मतलब मेरे को ये वाला अरेंजमेंट नहीं चाहिए, ए
जिससे अरेंजमेंट नॉट, ये जो लिखा हुआ है ना अरेंजमेंट इज नॉट इंपॉर्टेंट, इसका क्या मतलब है, बीसीडी को आपको बीसीडी ही मानना है, इसको ऐसा नहीं कर देना कि बीडीसी कर दिया सीडीबी कर दिया, वो नहीं करना है, वो उस अरेंजमेंट की बात कर रहा है। तो आपके पास ये क्या आएगा, 4 फैक्टोरियल बाय 1 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल ऑब्वियसली इनटू 2 फैक्टोरियल। यहाँ पे क्या आएगा, 4 को 2 में डिवाइड करना है, तो ये आएगा ए बी सी डी, ठीक है, बी सी ए डी, और ए बी हो गया, बी सी हो गया, ए सी बी डी, ये 3 केस बनेंगे, ठीक है। तो हम क्या लिख देंगे, 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल इंटू 1/2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। अब ये आपस में स्वैप कर सकते हैं, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि बॉक्सेस डिस्टिंक्ट है तो आपस में स्वैप तो करेंगे, इन दोनों के बीच में प्लस का साइन आएगा, तो ये बन जाएगा 4 इंटू 2 8 प्लस ये बन रहा है 24/4 6, तो आंसर आपका 14 आ जाएगा। तो आप इस ग्रुपिंग से भी कर सकते हो और आप ऑन टू से भी कर सकते हो, तो ये हमने ऑन टू वाला मेथड लगा दिया, ठीक है। तो इस पार्ट का आंसर कितना हो जाएगा, 14। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया सबको, बताओ एक बार ऑल क्लियर कर दो। ऑल क्लियर करो बेटा, सबको समझ आ गया हो तो, अगर कुछ नहीं समझ आया तो बताओ, मैं दोबारा बताता हूँ। क्लियर है सबको, चलो ठीक है, एक क्वेश्चन और करना है, मैं बता रहा हूँ अभी आपको। प्रॉब्लम 140, फाइंड द नंबर ऑफ numbers less than 10 raised to the power 8 which are neither fixed squares nor perfect cubes nor
नेटवर्क चला गया था बेटा, अभी आ जाएगा स्क्रीन, देखो। वी आर लेफ्ट विद ओनली वन क्वेश्चन, ये करना है अभी। अभी आ रही होगी स्क्रीन, देखो एक बार सब लोग। एक बार यस लिखो, अगर आप माइक से बोल दो मुझे एक बार, अगर आपको स्क्रीन दिख रहा है अब और वॉइस आ रही है। Yes, sir, visible. ठीक है, चलो अभी यस इसको सर, करते हैं। क्लियर है। ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ, अब हमें क्या करना है, 10 रेज़ टू द पावर 8 है, ये मैं बता रहा हूँ, देखो। फाइंड द नंबर ऑफ नंबर्स लेस देन 10 रेज़ टू द पावर 8 व्हिच आर नाइदर परफेक्ट स्क्वायर नॉर परफेक्ट क्यूब नॉर परफेक्ट फिफ्थ पावर। ठीक है, अच्छा अब परफेक्ट स्क्वायर कैसे निकालना है? मान लो मैंने बोला 100 तक परफेक्ट स्क्वायर टर्म्स निकालो। ठीक है, क्वेश्चन अगर मेरा ये है कि भाई ये निकालो कि 100 तक कितने परफेक्ट स्क्वायर टर्म्स आएंगे, तो बड़े ही क्लियर है, 100 की पावर हाफ लगाओ और उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर ले लो 10। 100 तक कितने परफेक्ट स्क्वायर टर्म्स हैं? 10 ही होंगे ना, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, सो ऑन टू 10 स्क्वायर। मैं बोलूंगा 101 तक क्या है, तो उसका भी अंडर रूट लो और उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर ले लो, वो भी 10 आएगा। कहां तक 10 चलेगा? 11 के होल स्क्वायर तक। जैसे आप 121 पे आ जाओगे, उसकी पावर हाफ लेने पर ये कितना आ जाएगा? 11 आ जाएगा। बात समझ आ रही है? तो हमें क्या चाहिए, अब हमें ये निकालना है, फाइंड द नंबर ऑफ नंबर्स विच आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर कॉम्प्लीमेंट्री, मतलब परफेक्ट क्यूब का कॉम्प्लीमेंट्री एंड परफेक्ट फिफ्थ पावर कॉम्प्लीमेंट्री। इसका मतलब क्या है कि भाई मेरे को ऐसे नंबर निकालने हैं जो परफेक्ट स्क्वायर भी नहीं है एंड साथ में परफेक्ट क्यूब भी नहीं है एंड परफेक्ट फिफ्थ पावर भी नहीं है। ठीक है, तो परफेक्ट फिफ्थ का जो हम कह रहे हैं परफेक्ट फिफ्थ पावर्स, उसका कॉम्प्लीमेंट्री लिख रहा हूं मैं। तो ये वाली टर्म आप जानते हो, डी मॉर्गन से हम लिख सकते हैं। यहाँ पे एन आएगा नंबर ऑफ, तो यहाँ पे आएगा एन ऑफ टोटल माइनस एन ऑफ परफेक्ट स्क्वायर यूनियन परफेक्ट क्यूब यूनियन परफेक्ट फिफ्थ पावर्स। ठीक है, नाउ अब हम देखते हैं कि परफेक्ट स्क्वायर्स कितने होंगे। परफेक्ट स्क्वायर वेरी क्लियर है, 10 रेज़ टू द पावर 8, उसकी पावर हाफ का ग्रेटेस्ट इंटीजर लेना है, तो ये आ जाएगा 10 रेज़ टू द पावर 4। ठीक है, परफेक्ट क्यूब कितने आएंगे? 10 रेज़ टू द पावर 8 की पावर 8/3 आ जाएगा। ठीक है, 10 रेज़ टू द पावर 8/3। अच्छा ये आपको अब कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो अभी मैं तो कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर देता हूँ। ठीक है, ये कैलकुलेटर से आप कैलकुलेट कर सकते हो, नहीं तो लॉग लेना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो वो कुछ इन्फॉर्मेशन देगा आपको इसके बारे में। तो इसकी वैल्यू आती है 464 पॉइंट समथिंग, उसका ग्रेटेस्ट इंडिया आ जाएगा 464। ठीक है, ऐसे परफेक्ट फिफ्थ का क्या आएगा? 10 रेज़ टू द पावर 8 डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, तो दिस वैल्यू विल बी 39। आप ये कैलकुलेटर से देख सकते हो। ठीक है, फिर मेरे को चाहिए, अब आपको पता है यूनियन है, तो इस पे पाई लगेगा, तो परफेक्ट स्क्वायर इंटरसेक्शन परफेक्ट क्यूब चाहिए। तो उसके लिए क्या चाहिए हमें? 6 हो जाएगी पावर, परफेक्ट स्क्वायर एंड परफेक्ट क्यूब साइमल्टेनियसली करने के लिए 6 हो जाएगी, तो 10 रेज़ टू द पावर 8/6 आ जाएगा ये। ठीक है, तो दिस वैल्यू विल बी इक्विवेलेंट टू 21। नेक्स्ट वी नीड परफेक्ट क्यूब एंड परफेक्ट फिफ्थ, परफेक्ट स्क्वायर फिफ्थ पावर, this will be 10 raised to the power 2 or 5, 10, 8/10। ठीक है, so this will be तीनों का इंटरसेक्शन परफेक्ट क्यूब परफेक्ट थर्ड परफेक्ट स्क्वायर सॉरी परफेक्ट स्क्वायर एंड परफेक्ट फिफ्थ, so this will be 2, 3 and 5, 30, 10 raised to the power 8/30, so this value will be 1। तो हमारे नंबर्स कितने? 10 रेज़ टू द पावर 8 माइनस इन तीनों का सम 10 रेज़ टू द पावर 4 प्लस 464 प्लस 39 प्लस में माइनस आ गया, प्लस 6 के साथ क्या आ जाएगा जो दो इंटरसेक्शन वाले हैं? 21 प्लस 3 प्लस 6। ठीक है, तो ये इसका आंसर होगा। देखो भाई समझ आया नहीं समझ आया? और क्लियर करो अगर समझ आ गया तो।
मैं एक बार और रिपीट कर रहा हूँ, अगर वॉइस लैग हो रही है बेटा, इंटरनेट का इशू चल रहा है अभी, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम है। अभी मैंने ये बताया आपको कि कोई भी आपको ऐसे नंबर चाहिए जो 10⁸ से कम, और ना ही तो वो परफेक्ट स्क्वायर हो, ना ही परफेक्ट क्यूब हो, ना ही परफेक्ट फिफ्थ पावर हो। तो मैंने क्या बोला, परफेक्ट स्क्वायर का कॉम्प्लीमेंट्री एंड परफेक्ट क्यूब का कॉम्प्लीमेंट्री एंड परफेक्ट फिफ्थ पावर का कॉम्प्लीमेंट्री। तो उसको टोटल माइनस क्या लिखेंगे, परफेक्ट स्क्वायर यूनियन परफेक्ट क्यूब यूनियन परफेक्ट फिफ्थ, फिर वो सारी वैल्यूज निकालिएगा, पाई बन जाएगा ना। एन ऑफ ए यूनियन सी क्या होता है, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन है, या प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ऐसे करके होता है ना। तो उससे हम, ठीक है, तो उसको यूज करके ये कुछ वैल्यू आ गई, इसको सिंप्लीफाई करेगा, मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब ये चैप्टर यहाँ पे एंड हो जाता है। तो अब हमें क्या करना है, आप लोग को पैकेज इसका फिनिश अप कर लेना है जल्दी से जल्दी। जो भी इसके डाउट्स हैं मुझे सेंड कर दो, आई विल शेयर द सॉल्यूशंस इन पीडीएफ, और अगर रिक्वायर्ड होगा तो विल टेक अ डाउट क्लास। ठीक है, कल से हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट कर रहे हैं, तो वो भी एक काफी इंपॉर्टेंट बड़ा चैप्टर है मैथमेटिक्स का, और वो 11th का लास्ट टॉपिक है। इसमें 5 स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, और एक छोटा सा चैप्टर है जो बिगनिंग में होता है, जो बेसिक इंट्रोडक्शन है इन सब चैप्टर्स के लिए, तो उसको कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं। तो हम कल से स्टार्ट कर देंगे। इवनिंग में हमारी एक क्लास है आज, वो ट्रिग्नोमेट्री की है, वो आप सब जानते हैं, जिसको भी ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले के आगे वाला पार्ट हम स्टार्ट कर देंगे। उसमें जो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू वाला रहता है, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज हो गई, और उसकी जो एप्लीकेशन वाला पार्ट है वो स्टार्ट करेंगे। एक और इन्फॉर्मेशन है मेरे पास आप सबको देने के लिए। कुछ बच्चे हैं, कुछ लड़के हैं और कुछ लड़कियां भी हैं जो शरारत कर रहे हैं, वो बच्चों को तंग कर रहे हैं, मतलब ज़्यादातर लड़के ही हैं उसमें। तो वो क्या कर रहे हैं कि कुछ ऐसा भी है कि आईडी किसी की यूज़ करके, किसी का पासवर्ड गेस करके आईडी यूज़ करके किसी को मैसेज कर रहे हैं। तो जो भी ऐसा बच्चा हमें मिलेगा हम उसको रेस्टिगेट कर देंगे स्कूल से। तो अभी हमने कुछ आईडीज ब्लॉक कर रखी हैं आप सबकी इन्फॉर्मेशन के लिए। कोई अगर आपको पता चलता है तो आप उसकी इन्फॉर्मेशन हमें दें। कोई अगर आपको, लड़कियों को खास कर, अगर कोई मैसेज कर रहा है, चाहे वो डाउट से रिलेटेड हो, चाहे हाई हेलो का मैसेज हो, चाहे कुछ भी मैसेज हो, उसका स्क्रीनशॉट लेके आप मुझे भेजें, हम उसको रेस्टिगेट करेंगे उस बच्चे को। मतलब वी वोंट टॉलरेट दिस थिंग कि कोई भी एक लड़का किसी लड़की को कुछ भी बात करे। वो अभी आपकी वो एज नहीं है, आपको वो करना भी नहीं चाहिए। कुछ डाउट भी नहीं पूछना है। अगर आपको डाउट पूछना है, आपके पास टीचर्स अवेलेबल हैं, वो नहीं बताते हैं तो आप मुझे बता दो कि सर टीचर मेरा डाउट नहीं बता रहा है। ठीक है, डोंट डू दिस थिंग, क्योंकि हो सकता है आपने कुछ गलत मैसेज कर दिया हो सकता है आपकी सोच बहुत ज्यादा अमेरिका वाली हो, यूएस वाली हो, कि भाई आप बहुत ओपन है, बट जो दूसरा बंदा है वो उतना ओपन नहीं है, तो उसको हर्ट करेगा, वो फिर रोएगा, वो फिर उसके पेरेंट्स भी परेशान होंगे। ऐसे हमें रिसेंटली 3-4 केसेस मिले हैं। सो वी वोंट टॉलरेट दिस थिंग, मैं क्लास में बता रहा हूँ। कल भी मैं आपको एक बार और इंटीमेट कर दूंगा, कोई गलत काम कुछ भी मत करे। ठीक है, कोई ऐसा ना करे कि कोई वीडियो अपलोड कर दे किसी की, मतलब कोई गाने की वीडियो अपलोड कर दे। ऐसा हुआ अभी, एक बच्चे ने स्ट्रीम पे गाने की वीडियो अपलोड कर दी, फिर वो कह रहा है कि मैंने नहीं करी। तो जिसकी आईडी से ये हो रखा होगा, पहले तो उसको पनिशमेंट मिलेगी। तो अपने पासवर्ड को प्रोटेक्ट करके रखें, अपना पासवर्ड किसी को शेयर मत करें। क्योंकि होगा क्या, मान लो आपका आईडी कोई और यूज कर रहा है और ही डिड और शी डिड सम मिसचीफ, तो आपकी आईडी ब्लॉक हो जाएगी और आपको रेस्टिकेट कर दिया जाएगा। मतलब इसमें हमारी तरफ से कोई भी टॉलरेंस नहीं है, जीरो टॉलरेंस इन दिस। ठीक है, तो ये मैं आपको इंटीमेट कर रहा हूँ। लड़कियों को ये सलाह दी जाती है, कोई भी उनको मैसेज कर रहा है कि भाई मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, उसको बिल्कुल भी रिप्लाई मत करें, उसका स्क्रीनशॉट लेके मुझे भेज दें, बाकी मैं आगे निपट लूंगा। ठीक है, क्योंकि अगर आप लड़कियां खुद अगर उनसे बात करेंगी तो उस लड़के को या उस लड़की को ये लगेगा कि भाई ये तो मेरे से दोस्त बनना चाह रहा है। ठीक है, तो इसलिए ये आपको इंटीमेट किया जा रहा है। वी हैव ऑलरेडी टेकन सम एक्शन ऑन सम स्टूडेंट्स। तो आपको भी इंटीमेट किया जा रहा है, इस चीज से सतर्क रहें। कोशिश करें कि आप आपस में चैट यूज ना करें, और हमसे अगर बात करनी है तो आप व्हाट्सएप पे कर लें, हमसे माइक्रोसॉफ्ट टीम पे चैट कर लें। और अगर आपको किसी और बच्चे से बात करनी है तो वो आप क्या कर सकते हैं, कॉल कर लें उससे। ठीक है, ज्यादा बेटर वही है, क्योंकि अगर हमें प्रूफ मिल गया आपके अगेंस्ट कि आप कुछ गलत कर रहे हैं। बहुत बच्चे क्या कर रहे हैं कि भाई चैट कर रहे हैं फिर वो डिलीट कर रहे हैं, बट उनको ये नहीं पता कि मैं तो एडमिन हूँ, मेरे पास तो सब है। अगर आप डिलीट मैसेज भी करेंगे वो भी मेरे पास है कि आपने क्या मैसेज डिलीट कर दिया है। एडमिन के पास तो सारे राइट्स होते हैं ना। तो अब वही है कि अब एक बार और इंटीमेट सब बच्चों कर रहे हैं ताकि आपको ये वार्निंग दे दी जाए, अगर आप कुछ ऐसा करेंगे तो आपके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन ले लिया जाएगा। इस बार कुछ बच्चों को तो हमने छोड़ दिए, कुछ बच्चों की आईडी ब्लॉक्ड है, और अगर ये चीज रिपीट होती है तो वी विल रेस्टिकेट द स्टूडेंट। ठीक है, सो दिस वाज द इंफॉर्मेशन फॉर यू। डोंट एंटरटेन एनीवन
ठीक है, अननेसेसरी। कोई अगर कोई आपका एक्चुअली में अच्छा फ्रेंड है तो ही विल बी जेन्युइनली टॉकिंग टू यू, ठीक है। तो गर्ल्स बॉयज को एंटरटेन बिल्कुल भी मत करें, सिमिलरली बॉयज गर्ल्स को एंटरटेन बिल्कुल भी मत करें। बॉयज को अगर डाउट्स हैं वो हमसे पूछें, गर्ल्स को अगर डाउट है वो हमसे पूछें, ठीक है, क्योंकि हो सकता है किसी को इस बात का हर्ट हो जाए। तो ये इंफॉर्मेशन है आपके लिए। बाकी चलो कल मिलते हैं, अब नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, और आप अपना पैकेज खत्म करके उसके डाउट्स मुझे भेजिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ गुड डे।